गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर, विषय अपना राजनीति विज्ञान। हम कल सिलेबस की बात कर रहे थे। पेपर के बारे में मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि भाई आप लोगों के राजनीति विज्ञान के 2 पेपर होंगे और 2 पेपर 100 नंबर के होंगे और 100 नंबरों में किस प्रकार से मार्क्स जो अलग अलग डिवाइडेड होते हैं वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिया था। और राजनीति विज्ञान का जो पहला पेपर अपना राजनीति विज्ञान के मूल आधार, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, ये वाला जो अपना फर्स्ट पेपर है, उस फर्स्ट पेपर को सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो कल यहाँ तक अपनी बात हो गई थी और मैंने ये कहा था कि आप लोगों ने जो ये सिलेबस में फर्स्ट पेपर आप लोगों को राजनीति विज्ञान का मूल आधार है, इस पेपर के अंतर्गत आप लोगों ने 11th और 12th में भी थोड़ा बहुत तो सामान्य जानकारी के हिसाब से पढ़ाई है। अब आप देखिए यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग। कल मैं आप लोगों को पहले मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को 1-2 दिन तक मैं सिलेबस को समझा दूँ, उसके बाद अपन लोग टॉपिक बाय टॉपिक चलते रहेंगे, जिससे आप लोगों को भी ये ऐसा नहीं लगेगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम लोग 2-3 दिन में इस चीज़ों को देख लेते हैं, दोनों पेपरों के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है, जिससे आप लोगों को ऐसा असंभव नहीं लगेगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। इसलिए मेरा उद्देश्य पहले ये है कि पहले मैं आप लोगों को सिलेबस समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और मुझे आशा है आप लोगों को ये समझ में भी आ रहा होगा। यहाँ तक बात है अपनी दल। दल क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि राजनीतिक दल। आप लोग अपने आसपास में देखते हो चुनाव होते हैं, चुनाव के अंतर्गत चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका पार्षद का चुनाव हो, या सांसद का चुनाव हो, या जिला परिषद के मेंबर हो, प्रधान बनने की बात हो, तो ये राजनीतिक दल यानी कि कुछ लोगों का एक संगठन होता है। दल कहते हैं किसे? कि कुछ लोगों का, या यूं कह लें कि बहुत सारे लोगों का एक दल होता है और उस दल के लोगों का एक ही मात्र उद्देश्य होता है कि वह सत्ता कैसे प्राप्त करें। ये जो राजनीतिक दल होते हैं, दल के संगठन की बहुत सारे लोगों का द्वारा बनाया गया एक संगठन, और उस संगठन को नाम दे दिया जाता है दल, जिसे हम कहते हैं कि राजनीतिक दल। ये कहता है कि दल के अंतर्गत बहुत सारे लोग समाहित हो जाते हैं और ये दल बनाने के बाद इन लोगों का केवल और केवल उद्देश्य यही रहता है कि ये दल के सदस्य सत्ता तक कैसे पहुंचे, अर्थात सत्ता प्राप्त किस प्रकार से की जाए। इन राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वो सत्ता तक कैसे पहुंचे। अब देखिए आप आगे आइए, दबाव समूह। दबाव समूह किसे कहते हैं? यानी कि दबाव समूह भी एक प्रकार से राजनीतिक दलों के समान होता है, लेकिन दबाव समूह डायरेक्ट राजनीति में भाग नहीं लेते, ये इनडायरेक्टली अपनी शर्तों को मनवाते हैं। जैसे दबाव समूह इस समय सबसे ज्यादा एक वर्ल्ड के रूप में बात करें सबसे ज्यादा सक्रिय कहाँ पर है, तो वह है यूएसए में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। अमेरिका में सबसे ज्यादा सफल दबाव समूह है। भारत में भी दबाव समूह है, लेकिन भारत में दबाव समूह इतना सक्रिय नहीं होता कि सरकार उनकी मांगे माने तो माने या न माने तो भी चल जाता है। जैसे अपने संगठन बने सब, शिक्षकों को देख लो आप, मतलब कि राजनीतिक दलों को छोड़ दो बहुत सारे संगठन है, हर प्रकार के संगठन अपने बने हुए हैं। वो दबाव समूह की तरह काम करना चाहते हैं, लेकिन सरकारें, अपनी यहाँ की सरकारें उनको प्रारंभ से इतना दबा के रख रही है कि उनकी मांगों को नेगलेक्ट कर देती है। अभी सरकारी कर्मचारी दबाव बनाते हैं अपने संगठन से, उनकी मांगे सरकार तुरंत मानती है। देखा करो आप, जब भी पैसे बढ़ाने की बात आती है तुरंत पैसे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब मजदूर संगठन या यूनियनें बनी हुई है, ये जब दबाव बनाते हैं उनकी सरकारें उनकी बात को सुनती नहीं है। या प्राइवेट वाले जो भी संगठन बना रखे हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, यानी कि वो चुपचाप बैठे रहो। तो दबाव समूह है, ये इनडायरेक्टली सरकार में न होते हुए भी ऐसा होता है कि सरकार में शामिल है, ये सरकार के पीछे वाले दरवाजे से अपनी मांगों को मनाने का कार्य करती है। अर्थात इन लोगों का भी सरकार में डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन इनकी मांगे सहर्ष स्वीकार कर लेती है। ज्यादातर दबाव समूह अमेरिका में सबसे ज्यादा सक्रिय। अब आ जाइए विधि का शासन। विधि मतलब कानून। विधि मतलब होता है कानून। यह कहता है कि जो शासन है, जिन व्यक्ति के द्वारा सत्ता पर या सत्ता का संचालन किया जाएगा, उन लोगों के द्वारा यह शर्त होती है कि वह विधि अर्थात कानून के दायरे में रहकर ही अपनी शक्तियों का और सत्ता का संचालन कर सकते हैं। कानून के दायरे से वो लोग बाहर नहीं जा सकते। कहने का मतलब ये विधि का शासन, यानी कि विधि के अनुसार शासन।
सत्ता का संचालन करना। इसका ज़्यादा व्याख्यान आप लोगों को ब्रिटेन में देखने को मिलेगा। ब्रिटेन में विधि का शासन ही है, अर्थात कानून के खिलाफ जाकर कोई भी सत्ता का संचालन नहीं कर सकता। जैसा वहाँ पे विधि अर्थात कानून कहता है कि अमुक व्यक्ति की शक्ति इतनी है, इसी दायरे में रहकर वो काम करेगा, उसके बाहर वो नहीं जा सकता। फिर कहता है संविधानवाद, अर्थात संविधान भी सत्ता पर जो लोग बैठते हैं उनको बांध कर रखा है, अर्थात संविधान में जो वर्णन कर दिया गया वो अपनी शक्तियों का प्रयोग उतना ही करेगा जितना संविधान के द्वारा उसे दी गई है। उनका कार्यकाल भी निश्चित कर रखा संविधान ने कि अमुक व्यक्ति का कार्यकाल 5 साल का रहेगा, अमुक व्यक्ति का कार्यकाल 3 साल का रहेगा, 4 साल का रहेगा या 1 साल का रहेगा। यानी कि संविधान के अनुसार जो शक्तियाँ दी गई है उनके दायरे में रहकर ही उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अब देखिए शासन के अंग, इन शासन करने का तरीका जो क्या होता है, उनके अंतर्गत 3 भागों में बांटे गए। इनके जो अंग होते हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी कि 3 भागों में शासन को डिवाइडेड किया गया है कि इन 3 भागों में बांटकर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों को अलग अलग रूपों में बांट दिया गया है। आप इन तीनों अंगों के माध्यम से आप अपने शासन का संचालन कर सकते हो। फिर आ जाइए आप सेकंड यूनिट, ये फर्स्ट यूनिट थी फर्स्ट पेपर की। सेकंड यूनिट है कुछ राजनीतिक विचारधाराएं। राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत उदारवाद, सेंटेंस से पता चल रहा है। उदारवाद यानी कि ऐसे विचारक जिन्होंने उदारवादी सिद्धांत को अपनाया वो इतने लिबरल है कि बिल्कुल उन्होंने उदारवादी तरीके से, यानी कि उदारवाद को अपनाया कि शांतिपूर्ण तरीके से एक व्यक्ति को उदार नीति का अनुसरण करना चाहिए। इसका हम लोग वर्णन खुलकर जब अपना टॉपिक चलेगा तब इसके ऊपर बात करेंगे। प्रत्ययवाद, जो चीज़ें प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है उनके बारे में वर्णन किया जाता है, इसमें हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। फिर आ जाइए मार्क्सवाद। मार्क्सवाद यानी कि कार्ल मार्क्स के द्वारा जो मार्क्सवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है उसके बारे में वर्णन करेंगे। कार्ल मार्क्स का सबसे ज़्यादा फोकस जो मार्क्सवादी सिद्धांत था वो मजदूरों के ऊपर था। कार्ल मार्क्स ने ज़्यादा टारगेट मजदूर वर्ग को किया था कि खुद भी गरीब वर्ग से आता था, इसलिए ये मजदूरों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहा था। यानी कि ये कहे कि इनका ज़्यादातर जो विचार थे इनके वो मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत मजदूर वर्ग को टारगेट में रखकर किया गया था। अब आइए लोकतंत्रीय समाजवाद। लोकतंत्री समाजवाद यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के थे, उन्होंने भी एक प्रजातंत्री समाजवाद की स्थापना की थी, ये अपने विचार प्रस्तुत किए थे। यानी कि लोकतंत्र यानी कि जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति के माध्यम से सत्ता का संचालन किया जाना चाहिए, उसे सच्चा लोकतंत्र कहेंगे। एक विद्वान भी थे इब्राहिम लिंकन, उन्होंने कहा भी था कि जनता के लिए जनता के द्वारा चुने गए सत्ता को लोकतंत्री शासन प्रणाली कहा जाती है। और लोकतंत्रीय शासन प्रणाली के अंतर्गत भी समाजवाद यानी कि कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों का भी ध्यान रखना होगा, एक सच्चे और साफ सुथरे समाज का निर्माण भी करना है जिसमें किसी प्रकार का विवाद ना हो। लोकतंत्र शासन व्यवस्था में इस बात को कहा गया है कि आपको लोकतंत्र शासन व्यवस्था को अपनाना है और वर्तमान के अंतर्गत यही पद्धति ज़्यादा प्रचलन में है अधिकांश देशों में कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था का स्थापना की गई है, अर्थात जनता के द्वारा इलेक्शन होते हैं, वोटिंग होती है, वोटिंग करते हैं, सरकारें चुनते हैं और उन्हीं व्यक्ति के माध्यम से सरकारों का गठन होता है और जनता के बीच में जाकर फिर अच्छे और एक सुलझे हुए समाजवाद का निर्माण करने का प्रयास किया जाता है। फिर आ जाइए आप लोग, ये हो गए आप लोगों के कंप्लीट पहली यूनिट का काम। ये आप लोगों के हो गया जो फर्स्ट पेपर था आपका, उसके तीनों यूनिट लगभग आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। ये यहाँ से थोड़ी मेरे से मिस्टेक हो गई थी, बैक कीजिएगा से। अब आ जाइए आप लोगों का जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। सेकंड पेपर है आप लोगों का जिसका नाम है भारतीय राजनीतिक विचारक। भारतीय राजनीतिक विचारक सेकंड पेपर जो आप लोगों का वह है भारतीय राजनीतिक विचारक।
फर्स्ट पेपर का नाम था राजनीति विज्ञान के मूलाधार, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। सेकंड पेपर आप लोगों का भारतीय राजनीतिक विचार, यानी कि इस पेपर में हम लोगों को केवल और केवल उन्हीं विचारकों को या उन्हीं विद्वानों को पढ़ना है जो खास करके भारत के थे, भारत में पैदा हुए, भारत में सब कुछ किया उन्होंने। उन लोगों को हमें इस सेकंड पेपर में बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के अंतर्गत पढ़ना होगा। अब जिनमें से आप लोग देखिए, पहली यूनिट आप लोगों की जो है इस भारतीय राजनीतिक विचारक के संदर्भ में, पहली यूनिट आप लोगों की जिसे कहते हैं हम लोग अभाग मान लो चाहे एक कह लो, जिसमें आप लोगों के 3 विचारकों को शामिल किया गया है। एक आप लोगों का मनु, दूसरा कौटिल्य और तीसरा शुक्र। केवल और केवल 3 ही विचारकों को हम लोगों को फर्स्ट यूनिट में पढ़ने हैं, लेकिन ये 3 विचारक ही है 10 विचारकों के बराबर है। आप लोगों को सामान्य जानकारी के लिए बताता हूँ कि इनके चैप्टर है, इनके विचार हैं, इन्होंने कोई क्षेत्र ही नहीं छोड़ा, यानी कि सभी क्षेत्रों में इन लोगों ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। पहले मनु को पढ़ेंगे। मनु एक रूढ़िवादी परंपरा का अनुसरण करता है। उसके बाद कौटिल्य मतलब कि वर्तमान प्रासंगिकता को ध्यान में रखकर इन्होंने अपने विचार दिए थे, मतलब कि राज्य संबंधी, मतलब कि ये मान के चलो संपूर्ण जो सिस्टम है उसके संदर्भ में, राजा के संदर्भ में ले लो, दास के संदर्भ में ले लो, प्रशासन के संबंध में ले लो, न्याय व्यवस्था में ले लो, सभी प्रकार के क्षेत्र में उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। और शुक्र, ये तीनों एक ही प्रकार से, तीनों के विचार लगभग एक दूसरे के साथ मिले हुए। मनु ने मनुस्मृति नामक पुस्तक की रचना की थी, मनुस्मृति। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, और शुक्र ने शुक्र नीतिसार की रचना की थी। मैं तीनों ने एक पुस्तक की रचना की थी। मनु ने मनुस्मृति की रचना की थी, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, और शुक्र ने शुक्र नीतिसार की रचना की थी। इन तीनों के बारे में हम लोगों को इतना से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। अब आ जाइए आप, ये अ भाग हो गया और ये ब भाग। ब भाग में आप लोगों के टॉपिक दिए गए हैं राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और स्वामी विवेकानंद। ये आप लोगों को सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट में हम लोगों को पढ़ने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं? राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, बाल गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और स्वामी विवेकानंद। अब यहाँ पे देखिए, ये तीनों हैं बहुत पुरानी बातें करते हैं, मतलब ईसा पूर्व वाली बातें करते हैं ये तीनों भी। अब यहाँ से हमें ये मान के चलिए आप लोग कि 17वीं शताब्दी के बारे में बातचीत करना प्रारंभ कर देंगे हम लोग। 17वीं शताब्दी की बातें करना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, राजा राममोहन राय से। राजा राममोहन राय भी उस समय की जो वर्तमान की जो परिस्थितियाँ थी, सती प्रथा खास करके, सती प्रथा का राजा राममोहन राय ने इतना विरोध किया था, मतलब कि ये कहूँ मैं कि भारत देश का प्रथम नागरिक थे जिन्होंने सती प्रथा का खुलकर विरोध किया था। और इन्हीं के प्रयासों से अंत में 1829 सती प्रथा पर लगभग रोक भी लग गई थी। तो राजा राममोहन राय के पूरे जो विचार होंगे, इनके सामाजिक विचार, आर्थिक विचार, राजनीतिक विचार, धार्मिक विचार, ये सभी के सभी विचार एक प्रकार से एक दूसरे के साथ मिलते जुलते रहेंगे। इनके सामाजिक विचार क्या है, जो रहन सहन, खान पान, ये सारी बातें, धर्म वाली बात, जाति वाली बात, ये चले जाएगी आपके सामाजिक विचारों में। धार्मिक विचारों में वही धर्म कांड ये किस प्रकार से थे, ये मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे, इनको पसंद नहीं थी। फिर आ जाइए आप लोग दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती एक ज्ञानी विद्वान व्यक्ति था, आप लोगों को पता है। इन्होंने शिव की आराधना की थी, लेकिन ये भी मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। और इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। कई पुस्तकों की रचना भी की थी, राजा राममोहन राय ने भी की थी। कई इन्होंने सिद्धांत दिए थे, कोई संस्था बनाए थे, कई शिक्षण संस्थान बनाए थे। बहुत सारे विचार उनको हम एक एक करके बाद में पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आ जाइए आप गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये मान लीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना समय, यानी कि राजनीति में सक्रिय हो गए थे पूरी तरीके से।
आप लोग पता भी है कि गोपाल कृष्ण गोखले जब आंदोलन कर रहे थे, गो बैक गो के नारे दे रहे थे, उस समय अंग्रेजी फौजों के द्वारा इनके ऊपर अत्याचार भी किया गया था और लाठी से इनके ऊपर प्रहार किया था, जिनसे इनकी मृत्यु भी हो गई थी। फिर यंग इंडिया नामक पुस्तक रचना इन्होंने की थी, यंग इंडिया। इसके अलावा इनके बहुत सारे विचार है, वो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, ये जितने विचार तीनों चारों थिंक करोगे वो एग्जिट मैचिंग खाएंगे। ये आप लोग आज बताता हूँ, सबके विचार एक दूसरे के साथ मैचिंग खाएंगे। इसलिए अगर आप लोगों ने राजा राममोहन राय को अगर आप मनु को समझ गए तो कौटिल्य को समझ गए, कौटिल्य को समझ गए शुक्र को समझ गए, और यदि राजा राममोहन राय को समझ गए तो दयानंद सरस्वती को समझ गए। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, गोपाल कृष्ण को समझ गए, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का आप लोगों को पूरा एक सेंटेंस बताइए कि तुम मुझे कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा। इन्होंने एक कोटेशन दिया था अंग्रेजी के सामने कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा। तिलक ने भी कई आंदोलन किए, जेलों में भी गए, इन अंग्रेजों की लाठियाँ भी खाई, लेकिन ये आंदोलन जारी रखे और देश को आज़ादी दिलाने के अंतर्गत इनका भी बहुत सारा योगदान था। इसके बारे में डिस्कशन में अपन लोग बाद में पढ़ेंगे। और इन्होंने खास करके दो जो उत्सव थे जो हम लोग आज वर्तमान में मना रहे हैं, शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव। शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव यानी कि ये शिवरात्रि और दूसरी जो गणेश चतुर्थी हम लोग मनाते हैं, वह तिलक साहब की देन है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था और महाराष्ट्र में इनके द्वारा इन दोनों उत्सवों का आगमन किया गया था। और आज ही वर्तमान में ये दोनों उत्सव महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। खास करके देखना आप गणेश उत्सव, जब गणेश चतुर्थी आती है, जब देखा करो भारत का सबसे ज़्यादा विशाल यह उत्सव है जो महाराष्ट्र के अंतर्गत ही मनाया जाता है सबसे धूमधाम से। फिर आ जाइए आप लोग M.K. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी, ये इसी में ये भी। महात्मा गांधी को आप लोग सब जानते हैं कि अभी अभी 2 अक्टूबर गया, 2 अक्टूबर गांधी जयंती थी। और गांधी जी के जो विचार थे यानी कि जो अहिंसा के इनके विचार थे वो इतने सुदृढ़ विचार थे, इन्होंने साफ कहा कि हिंसा का तरीका मैं कभी अपने जीवन में नहीं उतारूंगा, अहिंसावादी रहे। ये अपनी हर बात को मनाने के लिए इन्होंने अहिंसा का तरीका अपनाया, अर्थात शांतिपूर्वक बैठ जाते थे, आंदोलन की राह करते थे। और इनके बारे में वैसा कहा जाता है कि भारत देश को आज़ादी दिलाने में सबसे ज़्यादा यदि किसी व्यक्ति का योगदान है तो वो थे M.K. गांधी अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी। और गांधी ने भी कई विचार प्रस्तुत किए, उन्होंने कई आंदोलन किए थे। गांधी जी ने मतलब ये देखिए स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर उसके बाद इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। मतलब गांधी जी का तो ये मान के चलिए कि पूरा जीवन काल चला गया था भारतीय राजनीति के अंतर्गत आंदोलन करते हुए देश को आज़ादी दिलाने में। गांधी जी ने अपना संपूर्ण योगदान देश की आज़ादी में न्यौछावर कर दिया था, अर्थात इनके द्वारा स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया था। उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था और फिर भारत छोड़ो आंदोलन भी इनके द्वारा ही किया गया था। तो ये टॉपिक है। और लास्ट का टॉपिक अपना ये है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी को बच्चे प्यार से चाचा के नाम से पुकारते हैं। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उन्होंने लोकतंत्र या प्रजातंत्र नामक एक सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था। फिर आ जाइए B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत देश के लिए एक संविधान का निर्माण किया था। संविधान निर्माण की प्रक्रिया का ये कहते हैं कि जो वर्तमान समय में जो भारत देश का संविधान है वो संपूर्ण संविधान लिखने का दायित्व डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। अर्थात जो सरकारें अभी वर्तमान में चल रही है उन सबका लेखा जोखा अम्बेडकर साहब के द्वारा ही किया गया था, अर्थात देश का संविधान।
संविधान इनके द्वारा ही लिखा गया था। लेकिन इन्होंने वही बात हर क्षेत्र में अपने विचारों को प्रस्तुत किया। इनका मेन फोकस था अनुसूचित जाति वर्ग के प्रति, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, कहीं खुद ये अनुसूचित जाति से आते थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इसलिए इन्होंने अपने वर्ग का ध्यान रखते इनके हितों के लिए इन्होंने जागृति, जनता में जागृति फैलाई और खासकर अपने जाति के लोगों को इन्होंने पढ़ने लिखने के बारे में उकसाया। क्योंकि ये उस जमाने के नहीं, मैं तो इतना कह सकता हूँ आज के ज़माने में भी पूरे वर्ल्ड में मुझे लगता है कि भारत में तो कोई है ही नहीं इनके टक्कर का पढ़ने वाला आज तक, और पूरे वर्ल्ड में शायद ही मुश्किल में है इतने पढ़े लिखे ज्ञानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे। अब आ जाइए एम एन रॉय। एम एन रॉय पूरा नाम, पूरा इनका फुल फॉर्म है मानवेंद्र नाथ रॉय। इन्होंने नव मानवतावाद की रचना की थी। नव मानवतावाद नामक एक सिद्धांत दिया था एम एन रॉय के द्वारा। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन फिर खुल के करेंगे, यानी कि सरसरी तौर से एम एन रॉय मानवेंद्र नाथ रॉय पूरा नाम, और इन्होंने नव मानवतावाद एक सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया था। अब आ जाइए जयप्रकाश नारायण, जिसे हम लोग प्यार से जेपी भी कहते हैं सब, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के द्वारा भी जन आंदोलन की व्याख्या की गई थी, अर्थात उनमें अपना योगदान किया। इसे जेपी आंदोलन भी कहते हैं, जेपी आंदोलन जो इनके द्वारा किया गया था। और लास्ट में आप लोगों के पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आप लोग अभी 25 सितंबर गए, इनका जन्म दिवस था 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस था। इन्होंने एकात्म मानवतावाद सिद्धांत दिया था। एकात्म मानवतावाद का जो सिद्धांत था, एकात्म मानवतावाद सिद्धांत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा दिया गया था। और इनकी जो जन्मभूमि है, जो अपने ये धानिया नामक गांव है, शायद आप लोग कोई स्टूडेंट वहां से आता होगा, जो धानिया जिसको हम लोग प्यार से ग्रामीण भाषा में बोलते हैं धानक्या या धानुक्या नामक जो गांव है, उसी पे इनकी जन्मस्थली है। और इनकी याद में वहाँ पर एक बहुत अच्छा स्मृति वन, यानी कि इनकी याद में इनकी अच्छी मूर्ति लगी हुई है, और यहाँ स्मृति वन बना रखा है धानुक्या में। जब चाहे आप लोग इनके बारे में, इनके जीवन की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इनके पिताश्री ये यहीं पे रहते थे, रेलवे के अंतर्गत कुछ कर्मचारी थे। उन्हें रेलवे के जो कंपाउंड मिलते हैं, कमरा मिलता है, उन्हीं में रहकर दीनदयाल उपाध्याय ने अपने जीवन को प्रारंभ किया था। और इनके विचार, एकात्म मानवतावादी जो विचार था, लोगों ने उसको स्वीकार किया और उन्हें ये सिद्धांत दिया था। तो ये हो गए अपने सिलेबस की बात, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। टोटल सिलेबस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग कल से जो आप लोगों का ये सेकंड पेपर है, इस सेकंड पेपर से स्टार्टिंग करेंगे। जो भी डिस्कशन करना अपन लोगों को इस सेकंड पेपर से स्टार्ट करेंगे कल से। फर्स्ट पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा आप लोगों को एंजॉय नहीं आएगा, इसलिए हम लोग सेकंड पेपर से शुरुआत करेंगे। आप लोग कल से अपना सिलेबस बाय सिलेबस, अब टॉपिक बाय टॉपिक, यानी कि कल हम लोग मनु से अपने टॉपिकों को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं फिर इसी समय।